दोस्तों देखिए आप प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। इस बार उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अब हमारा जो अप्रोच है इस बार वो आर्थिक स्थिति मजबूत करना, किसानों का भला करना, जवानों का भला करना और मध्यम वर्गीय परिवार की सुध लेना। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। न सरकार का दखल न सरकार का दबाव। ITR भरना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल था। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। क्लास को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथियों, आपको याद होगा 10 साल पहले तक ITR भरना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल था। आज कुछ ही पलों में आप ITR फाइल करते हैं और रिफंड भी कुछ ही दिनों में अकाउंट में सीधा जमा हो जाता है। अब तो इनकम टैक्स को जुड़े कानून को और आसान बनाने का प्रोसेस संसद में चल रहा है। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। हाँ, अब ताली बजी। आपको बांबू में ताली नहीं बजी क्योंकि वो आदिवासियों का है। और इससे खास करके जो मीडिया कर्मी है, आप जैसे सैलरीड क्लास को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो युवा अभी पहली दूसरी नौकरी कर रहे हैं, उनके एस्पिरेशन भी अलग होती है, उनके खर्चे भी अलग होते हैं। वो अपनी एस्पिरेशंस पूरी करें, उनकी सेविंग्स बढ़े, इसमें बजट ने बहुत मदद की है। हमारा मकसद यही है, देश के लोगों को ईज ऑफ लिविंग दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो, उड़ने के लिए खुला आसमान दो। आज देखिए, जियो स्पेशल डेटा का फायदा कितने सारे स्टार्टअप्स उठा रहे हैं। पहले अगर किसी को मैप बनाना होता था तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। हमने इसको बदला और आज हमारे स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनियां इस डेटा का बेहतरीन उपयोग कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा फोकस इन चीजों पर किया है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि अभी तक लोग 10 लाख की मांग कर रहे थे, हमने 12 लाख टैक्स में छूट कर दी। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि आप अपना ITR आसानी से भर सकते हो। यदि आपका पैसा कट गया तो आप उसको आसानी से रिफंड करा सकते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका पैसा आपकी जेब में हो। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा काम है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी क्या है, गवर्नमेंट मिनिमम और गवर्नेंस यानी शासन ज्यादा देना, इसके लिए सरकार का दखल और दबाव कम हो। उन्होंने कहा हमने 1500 अंग्रेजी कानून थे वो सब खत्म किए, और उन्होंने कहा जो लुटियन गैंग थी हमने उन पर लगाम लगा दी। उन्होंने अपने गुलामी के कालखंड में जो भी ऐसी चीजें थी उनके बारे में उन्होंने कहा हमारे सामने है और धीरे धीरे हम उसको कम करेंगे। अब सामने मुद्दे आते, अब इसके लिए आप जरा देखिए, अब सैलरीड युवाओं को बहुत फायदा मिलेगा। अब इसके लिए आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि वित्त सचिव सोमनाथ हैं इनके, जो कि वित्त सचिव थे, वो अभी कैबिनेट सचिव बने पिछले 6-7 महीने पहले। और उनके पास एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे PK मिश्रा जी, उन्होंने एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखे शक्तिकांत दास, जो अभी RBI के गवर्नर थे, रिटायर्ड हुए थे। उनको नहीं पता था, सीधा बुलाया और अपने पास रखे, यानी उनको आप पूरी प्लानिंग में डाल दिया है। तो मोदी जी के दिमाग में तो सही चीजें हैं। किसानों की उन्होंने कहा किसानों को सम्मान निधि लगातार मिलती रहेगी। टैक्स में छूट के साथ साथ उन्होंने कहा है आपकी EMI भी कम होगी। और उन्होंने कहा जो भी मैक्सिमम जो पैसा है हम चाहते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जाए। अब बात आती है मांगे और मुद्दों की। अब जैसे कि केंद्रीय कर्मचारी
लगभग आप समझ सकते हो 1,10,00,000 के आसपास हैं, जिसमें पेंशनर्स भी हैं। अब उनकी महत्वपूर्ण मांगे हैं कि आप उनकी 20% पेंशन बढ़ोतरी 80 साल खत्म होने के बाद 81 साल से शुरू करते हैं। आप इजी ऑफ लिविंग, इजी ऑफ बिजनेस, और हम आपको खुला आसमान देंगे ओढ़ने के लिए। बिल्कुल माननीय मोदी जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। इजी ऑफ लिविंग के लिए एक पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन के लिए 80 साल तक जिंदा रहे, ये कितना रेशियो हो सकता है, कितना परसेंटेज हो सकता है, जानते हो? संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि आप 65 साल के बाद 5% पेंशन बढ़ोतरी पर मुहर लगाइए, ताकि यह चीज इफेक्टिव हो। 70 के बाद 10 पे लगाइए, 75 के बाद 15 पे लगाइए, तब 80 के बाद 20 पे लगाइए। अब 80 तक आपकी डेथ रेट ही है लगभग 70 के आसपास, तो मैक्सिमम लोग भगवान को प्यारे 70 पे हो जाते हैं। तो फिर इस 20% पेंशन का प्रावधान 85 पे आप 90 पे 100 पे आप 100% बढ़ा देते हो, इसका कोई मतलब तो नहीं है। यहीं पर आर्थिक सुधार के लिए दूसरी बात जो रखी गई है, टीओआर में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डाला है कि आप कम्यूटेशन का फायदा आपको मिल रहा है, उसका फायदा हमें भी मिल रहा है। यानी आप जब कम्यूटेशन लेते हो, जो अमाउंट लेते हो और 15 साल तक भरते हो, तो सरकार बहुत ज्यादा फायदा ले रही है। और सरकार 12 साल में यदि आपकी कम्यूटेशन रिकवरी बंद कर देती है, तो उसका मूलधन और आज की ब्याज की रेट से सारी चीजें वसूल हो जाती हैं। अब ये सारी समस्याएं, और ओल्ड पेंशन को लेकर के भी बात की। इस बार एक और अच्छा फैसला किया कि 8वां वेतन आयोग हो तो सभी के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तैयारी में है सरकार। केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने के लिए योजना पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नई स्कीम निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, घरेलू कामगारों, वर्कर्स, असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे करोड़ों लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। यह स्वरोजगार वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी। पुरानी और नई स्कीम में खास अंतर यह है कि इसमें योगदान स्वैच्छिक होगा और सरकार अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं करेगी, और नई योजना एनपीएस की जगह लेगी। यानी अब जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम आ रही है, उसमें एक सिक्योर हर एक को, चाहे वो दूसरे क्षेत्रों में भी हैं, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। सरकार ऐसी नीति बना रही है। वहीं पर वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम लगातार अपनी अर्थव्यवस्था पर लगातार जोर दे रहे हैं। कलकत्ता मॉडल का हवाला देते हुए उन्होंने दिया, No ease of doing business at all here. Look at this. Again, in 1947, West Bengal's share in the country's total industrial production was, can you guess? Can you guess? 24%. A quarter of everything that industry produced for this country in 47 was all here. 24%. And do you want to guess where you're today? And when I say today, 2021, I'm not even talking about 24. Where is 24% and where is 3.5%? I'm actually, every time I read these kind of numbers for Bengal, my heart sinks with grief. I may not have been born in Bengal, but Bengal plays such a wonderful role for this country all through history. Your thought leaders, your industry leaders, you stood out in culture, you stood out in music, you stood out in knowledge. Now tell me one parameter on which you're standing out. Tola Bazi. I can straight away name 4 industrial groups which have gone out of Bengal. Aditya Birla Group has gone out, Lakshmi Mittal has gone out, Bata has gone out, Dabur has gone out, maybe many more. I'm not taking more of your time. So what are the factors which are driving the industry out? Power shortage, absolutely poor law and order situation, uncontrolled trade unionism. There's no ease of doing in Bengal. कि कलकत्ता की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है,
जबकि सबसे पहले उन्होंने बोला कलकत्ता भारत का हब था, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक हो, बहुत सारे मूवमेंट यहाँ से हुए अंग्रेजों के खिलाफ, सारी चीज़ों। लेकिन आज जो बांग्लादेश, जो वेस्ट बंगाल है, और के बारे में उन्होंने कुछ कहा कि ये शायद कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को पीछे खींच रहे हैं। तो बात इकोनॉमी की हो रही है, बात इकोनॉमी की हो रही है, और बात सिर्फ इकोनॉमी की हो रही है जब से इस सरकार का तीसरा टर्म्स है। इन्होंने बजट का हवाला दिया कि हमने इस बार हमारा फोकस हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना, जैसा कि आप एक एक क्लिप्स भी सुन सकते हो। धन्यवाद। साथियों, आज भारत बहुत बड़े टारगेट्स रख पा रहा है, उनको अचीव कर रहा है। तो इसके मूल में एक खास मंत्र है। ये मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस का मंत्र है। यानी न सरकार का दखल, न सरकार का दबाव। मैं आपको एक दिलचस्प उदाहरण देता हूं। बीते एक दशक में हमने करीब 1,500 ऐसे कानूनों को खत्म किया है जो अपना महत्व खो चुके थे। 1,500 कानून खत्म करना बहुत बड़ी बात है। इनमें से बहुत सारे कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बने थे। अब मैं कुछ, आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, एक कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ये कानून अंग्रेजों ने 150 साल पहले बनाया था। तब अंग्रेज चाहते थे कि ड्रामा और थिएटर का उपयोग तब की सरकार के खिलाफ ना हो। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून आजादी के 70-75 साल बाद तक चलने में था। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। अब चलो भाई, 70 साल तक ये कानून हमने झेला। मुझे उस समय की सरकार, उन नेताओं से कुछ कहना नहीं है, यहां बैठे भी हैं। लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य होता है, ये खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये जो आए दिन कोर्ट जाते रहते हैं, पीआईएल के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये लोग क्यों चुप थे? तब उनको लिबर्टी ध्यान नहीं आती थी क्या? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अरे ये जो ट्रॉलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते हैं लोग, मोदी के बाल नोच लेते। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के इस कानून को खत्म किया। मैं एक और उदाहरण देता हूं, बैम्बू का। बैम्बू हमारे
आदिवासी क्षेत्र में खास करके ट्राइबल एरियाज की और खास करके नॉर्थ ईस्ट की तो लाइफलाइन है। लेकिन पहले बांस काटने पर भी आपको जेल भेज दिया जाता था, बांस काटने पर। अब कानून क्यों बना? अब मुझे कोई भी, मैं आपसे पूछूं भाई, मैं अगर आपको पूछूं कि बांस ये वृक्ष है, ट्री है क्या? कोई मानेगा क्या ये ट्री है? कोई मानेगा ये वृक्ष है? आपको आश्चर्य होगा, आजादी के 70 साल के बाद भी मेरे देश की सरकार ये मानती थी कि बाम्बू ये पेड़ है, वृक्ष है, और इसलिए वृक्ष काटने से जैसे मनाई थी वैसी बाम्बू काटने से बढ़ाई थी। हमारे देश में एक कानून था जो बांस को ट्री मानता था और सारे ट्री के कानून इस पर लगते थे। इसको काटना मुश्किल था। हमारे पहले के शासकों को समझ ही नहीं आया कि बांस पेड़ नहीं है। अंग्रेजों के अपने इंटरेस्ट हो सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? बांस से जुड़े दशकों पुराने कानून को भी हमारी ही सरकार ने बदला